अगर मैं ट्विंस कुंडली को ही समझाऊं तो ट्विंस जो है वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक जो एक ही अंडे से दो बच्चे पैदा होंगे और एक जो दो अंडे से दो अलग अलग पैदा होंगे। एक व्यक्ति पैदा हुआ है 1 बजे, उसी हॉस्पिटल में एक और बच्चा पैदा हुआ 1:05 हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इनकी भी तो कुंडली सेम है, इनके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे लोग। तो ट्विंस कुंडली इस चीज को भी तो आपको समझना है। 1:02 कर दो या 1:03 कर दो, बहुत हद तक डिविजनल चार्ट्स भी सेम आ जाएंगे। अब क्या करोगे आप? इम्पैक्ट अगेन फादर मदर का इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट अगेन फादर और बच्चे की कुंडली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। लाल किताब में एक पूरा कॉन्सेप्ट आता है, बाप और बेटे की सांझी किस्मत। ये पॉइंट बहुत हद तक याद रखें। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगीरा में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा डिमांड इस चीज के बारे में मेरे स्टूडेंट और अक्सर कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट इसी चीज के बारे में आते हैं कि जुड़वा बच्चों की कुंडली कैसे प्रेडिक्ट करें, जुड़वा बच्चों की कुंडली लाल किताब से कैसे प्रेडिक्ट करें, और जुड़वा बच्चों की कुंडली मतलब डिविजनल चार्ट्स तो बाय चांस चेंज हो भी सकते हैं, लगन कुंडली तो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास आते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जुड़वा बच्चों का जीवन अलग अलग भी होता है। तो उनकी बातें भी बहुत हद तक सही है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए हमें बायोलॉजी का भी हेल्प लेना पड़ेगा, साथ ही साथ स्टैंडर्ड और ओल्ड एस्ट्रोलॉजी का भी हेल्प लेना पड़ेगा। दोनों चीजों को समझते हुए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मुझे किसी दो जुड़वा बच्चों की कुंडली प्रेडिक्ट करनी है तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। छोटे वालों को बड़ा मानते हैं, बड़े को छोटा मानते हैं, पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, ये होता है वो होता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला आपको। मैं आपको सीधा साइंटिफिक मेथड्स के साथ और कुछ जर्नल फॉर्मूला के साथ हम इस पूरी चीज को समझें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि दो बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, अगर मैं उन्हें सी सेक्शन के थ्रू, अगर वो सी सेक्शन के थ्रू पैदा हो रहे हैं, और आजकल जनरली मैक्सिमम बच्चे सी सेक्शन के थ्रू ही पैदा हो रहे हैं, तो उनका जो एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए था वो नहीं होता है, क्योंकि पुराने जमाने में सी सेक्शन का कोई मेथड नहीं था। जिसलिए हम पुराने जमाने में जितना सटीक प्रेडिक्शन कर पाते थे आजकल नहीं कर पाते। रीजन यही है कि सी सेक्शन से बच्चा पैदा होना शुरू हो चुका है, जहां से बच्चा पैदा होता था वहां से अब नहीं हो रहा है। इसको हम साइंस की तरक्की भी बोलते हैं। कुछ बच्चे उसी केस में मर जाते थे, आजकल वो रेशो जो है वो थोड़ा कम हो गया। ये एक अच्छी बात है, हम नेगेटिव नहीं बोलते, लेकिन अब आपके लिए एक चैलेंज बढ़ जाता है कि आपको कुंडली शोध करनी बहुत जरूरी, मतलब आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कुंडली शोध करें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हम सी सेक्शन के थ्रू चेक करें तो एक ट्विंस बच्चों के बीच में मिनिमम 23 सेकेंड्स का डिफरेंस आ सकता है। मतलब ये अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 23 सेकेंड्स का डिफरेंस है। पहला बच्चा 23 सेकेंड्स पहले पैदा हुआ और दूसरा बच्चा 23 सेकेंड्स बाद। तो ये सी सेक्शन का कमाल है। अगर हम इसको नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू गिने तो ये हमारा मिनिमम 15, 5 या 30 या 1 घंटा इतना टाइम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू वुमेन कैपेबिलिटी। तो ये हमारा जनरली, अगर नॉर्मल डिलीवरी के केस में देखें तो जनरली पुराने जमाने में ये कोई बहुत बड़ा इशू होता ही नहीं था, क्योंकि दोनों की कुंडलियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ ही जाते थे। क्योंकि जब आधा 1 घंटे का गैप आएगा तो जनरली मोस्ट प्रोबेबली चेंज तो हो ही जाएंगे, कोई ना कोई प्लैनेट भाव चलित में, केपी में, कहीं ना कहीं तो वो पक्का चेंज हो ही जाएंगे। और डिविजनल्स तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ ही जाएगा, क्योंकि लगन की डिग्री आधे घंटे में तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। अब सबसे पहला पॉइंट तो यहां ये है कि जब आप किसी दो ट्विंस बच्चों की कुंडली प्रेडिक्ट कर रहे हो तो लगन की डिग्री जो है वो अमूमन सेम ही आएगी। अमूमन सेम का मतलब 2, 4, 6 डिग्री का फर्क आएगा। डिविजनल चार्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। तो जब आप किसी ट्विंस चार्ट या दो जुड़वे बच्चों की कुंडली देख रहे हो तो तब आपको द्वेष कोण और आपका नमाज कुंडली, इनको बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए।
जब आप किसी दो जुड़वे बच्चों की कुंडली को प्रोडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि द्वेष कोण में भी शायद बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए, लेकिन नमाश में प्लैनेट के चेंजेस पक्का आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिफरेंस के साथ बात करें तो एक चीज और, ये हम सिर्फ 12 साल तक ही चेक करते हैं कि अगर बच्चे छोटे हैं, और हम निशानियों से क्रॉस चेक नहीं कर सकते कि बच्चे का भी नेचर कैसा है, बच्चा हमें नहीं बता पाएगा, तो अभी के लिए हम उसे शोध नहीं कर रहे। लेकिन 12 साल के बाद जैसे वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब हम उसे शोध करना हमारे लिए आसान है। हम प्लैनेट की रेक्टिफाई कर कर उनको एग्जैक्ट प्लेसमेंट दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है दो ट्विंस बच्चों की कुंडली एग्जैक्ट पता करने का कि कौन सा प्लैनेट किसकी कुंडली में एक घर आगे काम कर रहा है, एक घर पीछे काम कर रहा है। बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस ट्विंस कुंडली की हो जाती है, और जनरली मेरा यही फेवरेट मेथड है, और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने देखे को मिले हैं। एक बच्चे की कुंडली में शनि हमने पाया था कि उसकी कुंडली में शनि 9 था और गुरु 10 था, और एक बच्चे की कुंडली में गुरु शनि दोनों 9 थे। जिसकी कुंडली में गुरु 10 था और शनि 9 था, उसकी लाइफ में करियर प्रॉब्लम्स या वो काम में उसे समस्या आई रही थी, वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहा था। और जिसका गुरु शनि 9 में था, उसकी पढ़ाई भी बड़ी अच्छी गई, और हर एक चीज में ये वाला बच्चा ज्यादा कामयाब निकला। तो एक प्लैनेट का डिफरेंस बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक घर आगे गया भी है या नहीं। अब ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे? ये आप फाइंड आउट कर सकते हो लाल किताब की निशानियां या कुछ सूत्र पूछ के कि आपका ये प्लैनेट आगे है या पीछे है। इसके लिए कम से कम आपको 12 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर आप 12 साल का वेट भी नहीं करना चाहते तो एक मेथड और, कई बार केपी कुंडली में हल्का सा डिफरेंस आ ही जाता है जब हम ट्विंस कुंडली को प्रेडिक्ट करेंगे। और एक और मेथड मैं आपको यहाँ देने वाला हूं, वो है अंगीरा कुंडली। ये मेरे पूर्वजों की बनाई हुई ज्योतिष है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर लगन की स्टार्टिंग, जैसे जो हमारी लगन की डिग्री है वो हम मिड से लेते हैं कि हमारा नक्षत्र इस लगन पॉइंट पे है, तो ये हमारे लगन की डिग्री। बट ऐसा नहीं है, अंगीरा कुंडली में इसको थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट के साथ समझाया गया है। अंगीरा कुंडली में हम ये मानते हैं कि जब मैं पैदा हुआ, मेरे लगन की स्टार्टिंग डिग्री वो थी, जिस लगन की डिग्री जो मेरे पास आई है वो लगन की हम स्टार्टिंग डिग्रीज मानते हैं। उससे 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस करके हम पूरी कुंडली का अनुमान लगाएंगे। अब इसमें क्या होता है, प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत हद तक चेंज हो जाती है, और इसमें एक और रूल आता है, वो है संधि का रूल। अगर कोई ग्रह 5 डिग्री आगे या 5 डिग्री पीछे, मतलब 0 to 5 या 25 to 30 के क्लोज आ रहा है, नेक्स्ट हाउस के बहुत ही पास आ रहा है, या 5 डिग्री का आपको डिफरेंस नहीं रखना तो 3 डिग्री का डिफरेंस अगर आ जाता है, तो वो ग्रह संधि में आ गया। संधि का मतलब आ गया कि वो प्लैनेट उस घर का रिजल्ट, जिस घर में आपको दिख रहा है उस घर का भी रिजल्ट देगा, और उससे अगले घर का भी रिजल्ट देगा, और वो स्टार्टिंग में पहले घर का और बाद में दूसरे घर का रिजल्ट भी देता है। तो इसे हम ग्रह की संधि बोलते हैं कि वो ग्रह तैयार था अपने अगले घर में जाने के लिए, लेकिन आप तभी पैदा हो गए, जिसके कारण आपकी लाइफ में वो दोनों चीजों का इंपैक्ट आने वाला है। ये अंगीरा कुंडली में हम सीखते हैं। अब ट्विंस कुंडली में हम मेजर हमारे पास यही पॉइंट्स हैं कि आपको नमाज जरूर चेक करना है। अगर आपको प्रेडिक्शंस उस बेस पर करनी है तो आपको नमाज जरूर चेक करना है, द्वेष कोण जरूर चेक करना है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ग्रह को शोध करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप ट्विंस की कुंडली फाइंड आउट कर रहे हो। एक और चीज, हमारे पास एक केस आया था जिसमें दो बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। डिफरेंस था, एक 5 मिनट या 7 मिनट पहले पैदा हुआ था और एक 5-7 मिनट बाद में पैदा हुआ था। तो हमारा एक श्लोक आता है, इट इज ऑफ वैदिक। अगर कोई प्लैनेट निदनांश युक्त हो जाता है, निदनांश होता है कि लगन की जो 8वें घर की राशि है, उस राशि में नवमांश में कौन सा प्लैनेट आकर बैठ गया, वो प्लैनेट निदनांश युक्त हो जाता है। इस निदनांश युक्त में हमें समझना क्या है कि उसके जो छोटा बेटा था, उसका जो छोटा बेटा था, उसके निदनांश में मंगल था, उसके निदनांश में मंगल था। और जब हमने रेक्टिफाई प्लैनेट अकॉर्डिंग अंगीरा कुंडली जब बनाई, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने जब चेक किया, तो जो बड़े वाले बेटे की कुंडली थी वो ज्यादा खराब थी, और छोटे वाले की
छोटे वाले की कुंडली थोड़ी ठीक थी। इसमें एड ऑन पॉइंट्स भी होते हैं। अब दो जुड़वा बच्चे हैं, उनका जीवन सेम भी हो सकता है, प्लैनेट्स इफेक्ट भी करेंगे। अब ये कैसे हो जाता है, और एक बच्चा मर गया और एक बच्चा जीवित रहा? इसके लिए कंडीशन समझनी क्या है आपको, ये भी समझे। पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स की कुंडली बच्चों पे इंपैक्ट करती है और बच्चों की कुंडली पेरेंट्स पे इंपैक्ट करती है। अगर पेरेंट की कुंडली में ये लिखा है कि मेरा जो पहला बच्चा होगा वो मिसकैरेज हो जाएगा या वो जीवित नहीं रहेगा, तो उसका ट्विंस में भी जो पहला बच्चा पैदा होएगा वो जीवित नहीं रहेगा, उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो बच्चा जीवित ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अगर बड़े वाले बच्चे की कुंडली में ये आ रहा है कि उसका जो भाई होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा या उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएगी, या मदर या फादर की कुंडली में ये लिखा है कि जो भी दूसरा बच्चा पैदा होगा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो फादर और मदर की कुंडली पे भी बच्चे की बहुत हद तक लाइफ डिपेंड होती है, और बच्चे की लाइफ पे भी फादर और मदर की कुंडली डिपेंड होती है। एक बच्चे के घर में आने से घर का भाग्योदय हो सकता है, एक बच्चे के घर में आने से घर का बट्ठा भी बैठ सकता है, एक माता पिता की कुंडली के कारण बच्चे की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी आ सकता है। तो ये चीज मत भूले कि अगर आप किसी व्यक्ति की कुंडली प्रिडिक्ट कर रहे हो तो उस प्रिडिक्शंस के साथ साथ ये जरूर याद रखें कि उसके फादर और मदर कौन है। इसको हम थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे, अभी हम अपने ट्विंस कुंडली पे ही प्रेडिक्शंस पे ही चलते हैं। तो ये हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप ट्विंस कुंडली कभी भी प्रेडिक्ट करोगे तो आप नवांश, द्वेष कोण और ग्रह को शोध करना बहुत जरूरी है, या आप अंगीरा कुंडली को भी रेफरेंस में रख सकते हो। अगर अंगीरा कुंडली आपको बनानी सीखनी है तो यूट्यूब पे हमारे चैनल में कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने अंगीरा कुंडली समझाई है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चीज के बारे में आता है कि ट्विंस कुंडली कैसे प्रेडिक्ट करें, और मैंने अपने कोर्सेज में बहुत बार ये अंगीरा कुंडली के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू ट्विंस कुंडली को समझाया भी है। सेकंड पॉइंट, ट्विंस कुंडली को 2 मिनट असाइड कर एक व्यक्ति पैदा हुआ है 1 बजे, उसी हॉस्पिटल में एक और बच्चा पैदा हुआ 1:05 पर, हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इनकी भी तो कुंडली सेम है, इनके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे लोग, तो ट्विंस कुंडली ट्विंस कुंडली, इस चीज को भी तो आपको समझना है। एक व्यक्ति 1 बजे पैदा हुआ है, एक व्यक्ति 1:05 में पैदा हुआ है, कुंडली तो इनकी भी सेम आने वाली है। बहुत हद तक अगर मैं थोड़ा और टाइम जोन कम कर दूं, 1:02 कर दूं या 1:03 कर दूं, बहुत हद तक डिविजनल चार्ट्स भी सेम आ जाएंगे। अब क्या करोगे आप? इंपैक्ट अगेन फादर मदर का इंपैक्ट होता है। इंपैक्ट अगेन एक 1 बजे बच्चा पैदा हो रहा है, एक 2 बजे बच्चा पैदा हो रहा है, या एक बजे पैदा हो रहा है, 1:02 पैदा हो रहा है, एक लड़का पैदा हो रहा है, एक लड़की पैदा हो रही है। वो क्यों? क्योंकि फादर एंड मदर के इंपैक्ट बच्चे पे भी तो आएंगे। पहली चीज, ये चीज बहुत हद तक बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि उसके पिता की कुंडली कैसी है। मैं अक्सर अपनी कोर्सेज में एक बात कहता हूं कि अगर आप किसी अमीर व्यक्ति को, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मुकेश अंबानी जी की कुंडली एक कुंडली मानते हैं कि वो रिच है, ठीक है, और उसी आसपास में मैं मानता हूं कि अगर फॉर एन एग्जांपल वो 1 बजे पैदा हुआ है तो कोई बच्चा 1:03 में पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन मुकेश अंबानी जी जहां है वहां दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? एक दिन में इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो सेम जगह पे क्यों नहीं है? उस 2 घंटे के लगन के टाइम पीरियड के अंदर इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो एक जगह पे क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, अगर आप ध्यान से समझो इस चीज को, फादर ने उस बच्चे को 100 करोड़ से स्टार्ट किया। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये मैं उनकी नेटवर्थ नहीं बता रहा हूं। फादर ने एक बच्चे को, जब वो बच्चा पैदा हुआ, फादर की नेटवर्थ 100 करोड़ थी। जो 1:02 पर पैदा हुआ उसके फादर की इनकम 1,00,000 रुपए थी। दोनों की कुंडली में जो बूस्ट है वो एक सेम हाइट पे है। उसने 100 करोड़ से जंप लेनी है, इसने 1,00,000 से जंप लेनी है। वो 100 करोड़ से जंप लेगा तो वो बहुत ऊपर जाएगा, ये 1,00,000 से जंप लेगा तो ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। फादर और बच्चे की कुंडली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। लाल किताब में एक पूरा कॉन्सेप्ट आता है, बाप और बेटे की सांझी किस्मत। ये पॉइंट बहुत हद तक याद रखें।
अगर आप लड़के की कुंडली देख रहे हैं तो उसके फादर की कुंडली देखनी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी लड़का या लड़की किसी की भी कुंडली देख रहे हो, पेरेंट्स की कुंडली देखनी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की कुंडली में कोई दोष ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन फादर की कुंडली में एक ऐसा दोष है जिसमें लिखा है कि उसके बच्चे को ऑब्स्टेकल्स आएगी, उसके बच्चे परेशान रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि फादर की कुंडली ऐसी है ना। तो जब आप कुंडली को लिंक करोगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम बता देते हैं कि आपके मिसकैरेज हुआ है। वो क्यों? बच्चे की किस्मत में, बच्चे की कुंडली में ये चीज हो या ना हो, फादर की कुंडली में ये चीज है तो बच्चे में इंपैक्ट होगा ही होगा। नक्षत्र देख के जब हम गणमूल नक्षत्र होते हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि ये बच्चा फादर पे इंपैक्ट करेगा, ये बच्चा मदर पे इंपैक्ट करेगा, ये यहाँ इंपैक्ट करेगा। वो क्यों? क्योंकि वो बच्चे के ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि वो फादर पे इंपैक्ट करेंगे। 99% लोग आजकल ये चीज, मैंने नहीं देखा कि किसी भी यूट्यूब वीडियो पे इस चीज पर बात की गई, कभी भी बात की गई। और अक्सर लोग कि इसके पुराने पिछले जन्म के कर्म है, ये है वो है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। कोई ऑथेंटिकली उस चीज पे पकड़ नहीं रहा है। ट्विंस कुंडली पे भी देयर आर 2-3 मेथड्स, उसके बारे में भी समझते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको ट्विंस कुंडली का ही बायोलॉजिकल एग्जांपल और साइंटिफिक वे में हम इसे समझते हैं। अगर मैं ट्विंस कुंडली को ही समझाऊं तो ट्विंस जो है वो जर्नली दो प्रकार के होते हैं। एक जो एक ही अंडे से दो बच्चे पैदा होंगे, और एक जो दो अंडे से दो अलग अलग पैदा होंगे। जो एक ही अंडे से दो बच्चे पैदा होंगे उनका जन्म बहुत हद तक सेम होगा। अगर उनमें से एक मर गया तो दूसरा भी मरेगा, और अगर उनमें से एक अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा भी वो काम करेगा, क्योंकि वो एक ही अंडे के बच्चे हैं। उनका जीवन कट टू कट एक जैसा ही रहने वाला है। उनकी कुंडली एक जैसे ही रहने वाली है। उनकी कुंडली में स्लाइटली डिफरेंस आएगा, वो स्लाइटली डिफरेंस भी हमारे मापदंड का अंतर है। बाकी उनका जीवन जो है, जो एक ही अंडे से पैदा हुए हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस है, उनका रंग रूप, शरीर, कद काठी, इवन उनके जो डेथ का पीरियड होगा उसके बीच में भी मिनिमम 2 to 3 days, ज्यादा ज्यादा 2 to 3 months, इससे ज्यादा डेथ का टाइम भी नहीं हो सकता। और वो भी डेथ का टाइम इतना बढ़ क्यों जाता है? एक बच्चा पैदा पहले आया है, एक बच्चा बाद में आया है, तो इतना सा डिफरेंस वो आ जाता है। ये आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि उनके फादर के एक स्पर्म से और मदर के एक एग से वो बच्चा पैदा हुआ है। फादर के जितने इंपैक्ट पहले बच्चे पे होंगे उतना ही इंपैक्ट दूसरे बच्चे पे होगा, और मदर का जितना इंपैक्ट पहले बच्चे पे होगा उतना ही इंपैक्ट दूसरे बच्चे पे होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही एग से, एक ही स्पर्म से पैदा हुए हैं। ये है आइडेंटिकल ट्विंस की कहानी। अब मैं इसको हम बोलते हैं डायजाइगोटिक, जिसमें हम बोलते हैं कि ये आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, मतलब ये इनमें ट्विंस में भी फर्क आ जाता है। ये दो स्पर्म से और दो अंडे से बच्चे पैदा हुए हैं। इनके जीवन में बहुत हद तक चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा बड़ा है, एक बच्चा छोटा है। फादर का जो पहला बच्चा होगा, जो पहले बार आया, वो फादर की कुंडली उस पर वैसे इंपैक्ट करेगी, जो दूसरा बच्चा होगा उस पर दूसरे बच्चे की तरह इंपैक्ट करेगी। ऐसे ही मदर की भी। तो वो बच्चों के जीवन बहुत हद तक चेंज हो सकते हैं। एक बच्चा मर सकता है, एक बच्चा जीवित रह सकता है। उसमें इवन जेंडर तक चेंज हो सकते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे उनके जेंडर तक सेम होंगे, उनके डीएनए तक सेम होंगे, उनकी जो स्किन की जो हमारी स्किन होती है ये तक सेम होगी। जब किसी व्यक्ति के आइडेंटिकल डीएनए होंगे, जब वो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। मेरी ये जो स्किन है ये किसी और के शरीर पे लगाओ तो मेरी बॉडी रिफ्यूज कर देगी। मतलब जिसकी भी बॉडी पे किसी और की स्किन लगाओगे उसकी बॉडी रिफ्यूज कर देगी। ऐसे ही एक आइडेंटिकल ट्विंस की बॉडी का अगर मैं यहां से टुकड़ा लूं और दूसरे आइडेंटिकल ट्विंस पे लगा दूं तो वो एग्जैक्ट बॉडी लेगी कि यह मेरी ही चमड़ी है। इतना आइडेंटिकल ट्विंस में एक दूसरे पर इंपैक्ट होता है। आपने जुड़वा फिल्म देखी हो कि बहुत बार एक बच्चे को चूटी काटते हैं तो दूसरा रोने लगता है। ये रीजन क्या है? वो आइडेंटिकल ट्विंस है। जब आइडेंटिकल ट्विंस होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इनका जीवन जो है वो बहुत हद तक सेम रहने वाला है, क्योंकि जो इनकी हर एक चीज है वो सेम ही है। उनकी पसंद नापसंद, शरीर का बढ़ना और हर एक चीज सेम ही होगी, क्योंकि वो आइडेंटिकल ट्विंस है। जब वो
आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते, जब वो दो अंडे से पैदा हुए तब उनका बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। उनकी कद काठी अलग अलग हो सकती है, उनका जेंडर अलग अलग हो सकता है, एक मेल हो जाए एक फीमेल हो जाए। दूसरी चीज, किसी के यहां तिल हो सकता है, किसी के यहां तिल हो ही ना, किसी की एक आंख बड़ी एक आंख छोटी, मतलब बहुत हद तक फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत हद तक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये है जब हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बात करते हैं। इसमें हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में भी दो और कंडीशन है, इसमें भी आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझ आएगा कि ये क्यों हो रहा है। आइडेंटिकल ट्विंस में भी एक होता है कोजॉइंट आइडेंटिकल्स और एक होते हैं मिरर आइडेंटिकल्स। जो मिरर इमेज आइडेंटिकल्स होंगे उसमें मतलब मेरे यहां तिल है तो जो ट्विंस होगा उसके यहां तिल होगा, मेरे जो चीज इधर हो रही है उसके वो इधर वाली बॉडी में होगी। वो चीज क्या होता है, वो भी अगेन कुंडली का थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि एक पहले एक बाद में, और इसे हम बोलते हैं मिरर मिरर इमेज ट्विंस। और दूसरा जो होता है वो कोजॉइंट मतलब इतना वो स्पर्म के अंदर एग के अंदर फर्टिलिटी इतनी कम हो गई कि मेरा कोई शरीर का कोई अंग किसी मेरे जो ट्विंस है उसके साथ जुड़ गया। अब उसमें तो वो जाएंगे भी एक जगह, खाएंगे भी एक जगह, पिएंगे भी एक जगह, सोएंगे भी एक जगह। कुंडली क्योंकि वो पैदा भी एक ही टाइम पे हो, वो अलग अलग पैदा भी नहीं हो सकते। इसमें आपको यही चीज समझनी है, ट्विंस में भी दो कंडीशंस लगती है। अगर वो बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एक ही अंडे से पैदा हुए दो बच्चे हैं, तो उनका जीवन लगभग सेम होने वाला है, उनकी कुंडली में ज्यादा कोई डिफरेंस आ ही नहीं सकता। अगर वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है, अगर वो डायजाइगोटिक है, तो वो उन दोनों में बहुत फर्क आ सकता है। उसमें हमें ग्रह निशानियां और नवांश द्वेष कोण चेक कर कर बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। एक हम ये भी बोलते हैं कि एक मर सकता है एक जीवित रह सकता है। रीजन ये है कि फादर के दोनों पे अलग अलग इंपैक्ट करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये भाई बहन मतलब छोटा भाई बड़ा भाई का रोल यहाँ आता है कि अगर बड़ा भाई छोटे भाई पे हैवी है या छोटा भाई बड़े भाई पे हैवी है तो वो भी इंपैक्ट करेगा। तो बहुत हद तक ऐसा असर भी देखा गया। आइडेंटिकल में ये असर नहीं आएगा, आइडेंटिकल में पेरेंट्स पे जो बड़े पे आ रहा है वही छोटे पे आएगा। नॉन आइडेंटिकल में जो छोटे पे आ रहा है वो बड़े पे नहीं आएगा, बड़े पे अलग आएगा, छोटे पे अलग आएगा। तो ये था ट्विंस चार्ट के बारे में, बायोलॉजिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकल भी। अगर आप इस वे में एस्ट्रोलॉजी को लेकर चलोगे तो एस्ट्रोलॉजी का लोग इज्जत करेंगे। अगर वही तुक्के भेड़ में अगर आप चलने लगे कि ऐसा होता है, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, ये होता है वो होता है, तो मैं आपको अगेन यही बात बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का मजाक बहुत उड़ चुका है। अगर आप साइंटिफिक वे में इसको लेकर चलोगे तभी एस्ट्रोलॉजर्स की भी इज्जत होगी और तभी एस्ट्रोलॉजी की भी इज्जत होगी। और अगर एस्ट्रोलॉजी की इज्जत होगी तभी हमें हमारे भगवानों को, कि हम कितने ज्यादा साइंटिफिक हैं, हमारी बुक्स में कितना कुछ लिखा है, हम वो चीज प्रूव भी तो तभी कर पाएंगे जब हम साइंस को साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी हर एक व्यक्ति को, धर्म, हमारा जो धर्म है ये पूरा साइंस बेस्ड है। अगर आप ये कहोगे साइंस बिना धर्म के चल सकती है, लेकिन धर्म बिना साइंस के नहीं चल सकता, ये बात याद रखना। हमारे धर्म में जो कुछ भी है वो सब कुछ साइंस में है। तो धर्म बिना साइंस के नहीं चल सकता, साइंस बिना धर्म के चल सकती है। इस बात पर थोड़ी चर्चा करें, मंथन करें। और ट्विंस कुंडली में अगर आपको कोई भी डिफरेंस मिलता है या आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।